अपना टॉपिक रहने वाला है पीएच स्केल, और पीएच स्केल क्या होता है, कैसे उपयोग में आता है, इन्हीं पर चर्चा होगी। और सबसे पहले हम 2 विलियन लेते हैं और दोनों आम्ल है, ठीक है। अब हम लिटमस पत्र के माध्यम से इसको क्या करते हैं, जांच करते हैं कि कौन प्रबल अम्ल है, कौन दुर्बल अम्ल है, ठीक है। हम नीला लिटमस पत्र लेके जाते हैं। नीला लिटमस पत्र विलियन पहले विलियन डुबाए तो लाल हो गया, ठीक है। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, दूसरे विलियन में लेके जाते हैं, तभी वह लाल हो जाता है, ठीक है। तो लिटमस पत्र के माध्यम से तो हम पता नहीं कर सकते कि कौन सा विलियन प्रबल अम्ल है, कौन दुर्बल अम्ल है, ठीक है। तो आपको ये भी पता होगा प्रबल अम्ल कौन होते हैं, दुर्बल अम्ल कौन होते हैं। देखो प्रबल अम्ल तो कौन होते हैं, जिनमें H+ आयनों की सांद्रता क्या होती है, ज्यादा होती है। H+ आयनों की सांद्रता ज्यादा, अब वो तो क्या होते हैं, प्रबल अम्ल। अगर हम बात करें दुर्बल अम्ल कौन होते हैं, जिनमें H+ आयनों की सांद्रता क्या होती है, कम होती है, वो क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं। तो अब दोनों विलियनों में लिटमस पत्र के माध्यम से हम पता नहीं कर सकते कौन प्रबल है, कौन दुर्बल है। लिटमस पत्र तो सिर्फ अम्ल और क्षार में विभेद कर सकता है, सिर्फ ये नहीं बता सकता कि कौन प्रबल है, कौन दुर्बल है, ठीक है। अब इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए सोरेनसन आए। सोरेनसन ने क्या करा कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को मापने के लिए किसी विलियन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ही क्या बताती है, प्रबलता और दुर्बलता को बताती है। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता क्या बता रही है, किसी विलियन में प्रबलता और दुर्बलता को ही बता रही है। तो सोरेनसन ने यही लिया कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को मापने के लिए उन्होंने क्या कर लिया, एक पीएच स्केल बना लिया, ठीक है। यह पीएच स्केल क्या करता है कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को मापता है किसी विलियन की, कि कौन प्रबल होगा, कौन दुर्बल हो। यह पीएच स्केल रंगीन होता है, 0 से लेकर 14 तक चलता है और अलग अलग रंगों में विभाजित है और अलग अलग अंकों में विभाजित है, ठीक है। अब कैसे पता करेंगे कि अगर हमारे पास ये 2 विलियन है, अब पीएच स्केल से कैसे पता करेंगे कि कौन प्रबल है, कौन दुर्बल है। पीएच स्केल इस चीज को आसान कर लेता है कि कौन प्रबल है, कौन दुर्बल है। पीएच स्केल के साथ उन्होंने एक सातवें सूचक को भी बताया। उन्होंने बताया कि सातवें सूचक विभिन्न सूचकों का मिश्रण होता है, विलियन में रंग परिवर्तन करके हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को बताता है। तो देखते हैं हम सात्विक सूचक पेपर और रंग परिवर्तन विलियन। हम कुछ विलियन लिए और हम लेते हैं सार्वत्रिक सूचक पत्र। यह सार्वत्रिक सूचक पत्र लिटमस पत्र से भिन्न होता है, ठीक है। अब सभी में हम एक लेके जाते हैं, देखो इसमें लेके जाते हैं तो ये लाल रंग का हो गया, गहरा लाल रंग का हो चुका है, ठीक है। इसी प्रकार अगला एक और सात्विक सूचक पत्र इसमें लेके जाते हैं तो देखो हल्का लाल हो गया ये, ठीक है। ये गहरा लाल हुआ पहले वाला और दूसरा हल्का लाल हो गया, ठीक है। ऐसे ही हम इसमें लेके जाते हैं अगले, तो इसमें ये नीले रंग का हो गया, ठीक है, गहरे नीले रंग का हो चुका है सार्वत्रिक सूचक पत्र। एक और लेके चलते हैं और इसमें ये हल्के नीले रंग का हो गया, ठीक है। अब हम इन सात्विक सूचक पत्र के रंग को मैच करते हैं, ठीक है। अब देखो ये गहरे रंग का हो गया, ठीक है, तो यहाँ मैच आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ मैच हो रहा है, तो इसका पीएच कितना हो गया, 1 हो गया। तो इस विलियन का पीएच क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। पहले विलियन का पीएच 1 हो गया, ठीक है। ऐसे हम बात करें दूसरे की, हल्का है, ठीक है, तो इसका 2 हो गया पीएच, ठीक है। पीएच कितना हो गया इसका, 2 हो गया। अगले की बात करें, बिल्कुल गहरा नीला है, यहां मैच करते हैं तो ये हो गया 14, इसका पीएच कितना हो गया, ठीक है। इसी के बाद हम बात करें हल्का नीला है तो लगभग 12, यहाँ पर 10 के लगभग इसका पीएच हो जाता है, ठीक है। तो सात्विक सूचक पत्र के माध्यम से हम पता कर लेते हैं कि किसी विलियन का पीएच कितना है। सात्विक सूचक पत्र का रंग हम इस पीएच पत्र में मिलाते हैं और उसका जहां पर मिलता है वहीं पर उसका अंकन कर उसकी पीएच बता देते हैं।
ठीक है, जैसे प्रथम विलियम की पीएच कितनी आई थी, 1 आ गई। ठीक है, ऐसे दूसरे विलियम की पीएच कितनी आई, 2 आ गई थी हमारे पास, यहाँ पर क्यों मेल हुआ था। ऐसे हम बात करें यहाँ पर थर्ड विलियम की पीएच कितनी आई थी, 14, और फोर्थ की कितनी आई थी, 10 पीएच है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम किसी भी विलियम की पीएच याद कर सकते हैं। अब देखो जो फर्स्ट और सेकंड है, अब बात आती है कि इसकी पीएच तो हो गई 1, इसकी पीएच हो गई 2, तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता किसमें ज्यादा है, इसका पता करने के लिए हम इसी पीएच को दूसरी तरीके से हम देख रहे हैं। ठीक है, जो ये वाला एरिया वो H+ हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को दर्शा रहा है, और ये दर्शा रहा है हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता को। ठीक है, अब देखो हम देखें इसके अंदर 7 है उदासीन, और इस बिंदु से हम जब इधर चलते हैं तो क्या हो रहा है, देखो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है लगातार। तो हम कह सकते हैं इधर क्या हो रहा है, H+ आयनों की सांद्रता में वृद्धि हो रही है। ठीक है, आया सब। इधर देखिए हम, तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता में क्या आ रही है, कमी हो रही है। तो यार 7 से इधर चलते हैं तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता में क्या हुई, कमी होती है। ठीक है, तो देखो इधर तो ये 7 बिंदु तो होता है उदासीन, क्या होता है ये, उदासीन। 7 अंक क्या हो गया, ये उदासीन। अब जो इधर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता में वृद्धि होती है, तो इधर अम्लीय प्रवृत्ति में भी वृद्धि होती है। क्या होगी, अम्लीय प्रवृत्ति में भी वृद्धि होगी। मतलब कि 7 से इधर चलते हैं, 7 से कम पीएच वाले क्या होंगे, अम्लीय विलयन होंगे। क्या हो गया, 7 से कम वाले क्या हो गए, पीएच वाले विलयन अम्लीय विलयन होंगे। ठीक है, इधर की बात करें हम, इधर क्या हो रहा है, H+ आयनों की संख्या में क्या हो रही है, कमी हो रही है, और OH- आयनों की संख्या में वृद्धि हो रही है। तो इसका मतलब हुआ 7 से आप इधर चलते हो तो क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ती है। ठीक है, यानी कि 7 से अधिक पीएच वाले विलयन क्षारीय विलयन होंगे। ठीक है, आया समझ में। अब देखो अभी क्या देखना है कि हमारे पास ये आया तो कि 2 विलयन थे, एक की पीएच 1 आई, एक की पीएच 2 आई। अब हमें पता करना है किसमें हाइड्रोजन आयनों की संख्या कम है, किसमें ज्यादा है। तो देखो हम इधर बात करें, अगर हम इधर चलते हैं 7 से कम इधर आ रहे हैं, तो देखो H+ आयनों की में तो वृद्धि हो रही है, और पीएच में क्या हो रही है, कमी हो रही है। पीएच में क्या हो गई, कमी हो गई। H+ आयनों की संख्या में तो क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, और पीएच में कमी हो रही है। तो अगर किसी का पीएच 1 है और किसी का पीएच 2 है, तो 2 की तुलना में 1 में H+ आयन ज्यादा होंगे, और 2 में क्या होंगे, H+ आयन कम होंगे। तो हम इस तरीके से इसको यहाँ बता सकते हैं, जो जिसकी पीएच 1 है, ठीक है, और जिसकी पीएच 2 है, तो इसकी हाइड्रोजन आयन की संख्या क्या है, ज्यादा। हाइड्रोजन आयन की संख्या ज्यादा है और पीएच 1 है, और इधर पीएच 2 है, यानी पीएच ज्यादा है। और तो इधर क्या हो रहा है, पीएच ज्यादा है, इधर हाइड्रोजन आयन की संख्या में क्या है, कमी है। ठीक है, तो ये वाला तो विलयन क्या हो गया, अम्लीय। क्यों, क्योंकि 7 से कम है पीएच। दूसरी चीज ये भी क्या होगा, विलयन अम्लीय। क्यों होगा, क्योंकि पीएच कितनी है, 7 से कम है, यानी कि 2 यहाँ पर, तो 7 से कम है तो अम्लीय विलयन होगा। दूसरी चीज दुर्बल होगा या प्रबल होगा, देखो H+ आयन ज्यादा है तो ये प्रबल हो गया, और इस यहाँ पे H+ आयन कम है तो ये क्या हो गया, दुर्बल हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा प्रबल अम्ल होगा, कौन सा दुर्बल अम्ल होगा। ठीक है, तो पीएच स्केल क्या है वो देखते हैं। पीएच स्केल हाइड्रोजन आयनों की
की सांद्रता को मापता है। ठीक है, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को मापता है कौन? पीएच स्केल। 1909 में कौन आए? सोरेनसन आए और इन्होंने क्या दिया? पीएच स्केल दी, पीएच स्केल बनाई और बताया क्या बताया कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता घातांक ही पीएच होता है। ठीक है, ये कौन बताया? सोरेनसन। सोरेनसन ने क्या बताया? हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का घातांक ही क्या होता है? पीएच होता है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं दूसरी तरीके से भी कि हाइड्रोजन आयनों का ऋणात्मक लघुगुणक क्या कहलाता है? पीएच कहलाता है। हाइड्रोजन आयनों का ऋणात्मक लघुगुणक क्या कहलाता है? पीएच कहलाता है। इसको कैसे लिख सकते हैं? तो पीएच बराबर माइनस लॉग 10 हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। तो इसको हम पीएच को इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं पीएच बराबर माइनस लॉग 10 और हाइड्रोनियम आयन। यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन क्यों ले लिया? क्योंकि H+ आयन स्वतंत्र नहीं रह सकते और जल के साथ क्या बना देते? हाइड्रोनियम आयन बना देते। तो हम इस सूत्र से भी व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, अगर पीएच कितनी होगी? अगर पीएच 7 है तो वो उदासीन होता है विलयन। ठीक है, उदासीन क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? H+ आयन व OH- आयनों की सांद्रता क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, और उदासीन विलयन में उदाहरण आपके पास आ गया आसुत जल। आसुत जल की पीएच कितनी हो जाती है? 7 होती है और वो उदासीन है। ऐसे अगर पीएच 7 से कम है तो वो क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं, अम्लीय विलयन होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें H+ आयन की सांद्रता क्या होती है? ज्यादा होती है। जैसे हम बात करें अम्लीय विलयनों की, HCl हो गया, पीएच कितनी होगी? 1 हो गई। जठर रस, जठर रस में भी HCl ही होता है, यहाँ पर थोड़ा 1.2 की मान लेते हैं। इसके अलावा हम बात करें नींबू का रस, इसकी हो गया 2.2 हो गया। इसके अलावा हम बात करें टमाटर, इसकी होगी 4.2 के आसपास। ठीक है, दही भी अम्लीय विलयन में आता है, दही रहा। ठीक है, तो ये सब क्या है? अम्लीय विलयन जिनकी पीएच क्या होती है? 7 से कम होती है। यदि पीएच 7 से अधिक है तो वो विलयन होते हैं क्षारीय विलयन। क्या होते हैं? क्षारीय विलयन। क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें H+ आयनों की सांद्रता क्या होती है? कम होती है। और क्षारीय विलयन की बात करें तो उदाहरण जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, इसकी पीएच 14 हो गई। इसी के बाद हम बात करें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसकी हो गई पीएच 10 हो गई। ऐसे ही हम बात करें साबुन का घोल भी इसमें आता है, साबुन का पानी। इसके अलावा क्षारीय विलयन में आता है सोडा युक्त पेयजल,
रक्त आ गया, रक्त की पीएच होगी 7.4। ठीक है, तो ये सभी क्या है, क्षारीय विलयन। अभी हमने देखा था कि पीएच बराबर क्या होता है, -log10 हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। अगर कोई उदासीन विलयन है हमारे पास, उदासीन विलयन, और उदासीन विलयन में H+ आयनों की सांद्रता और OH- आयनों की सांद्रता क्या होती है, बराबर होती है। तो उदासीन विलयन में H+ आयनों की सांद्रता और OH- आयनों की सांद्रता अगर कितनी है, 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर है, तो उसकी पीएच कितनी होगी। तो देखो इस सूत्र से हम निकाल सकते हैं, पीएच बराबर होता है -log10 H+ आयनों की सांद्रता। अब देखो H+ आयनों की सांद्रता कितनी है, 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं -log10 हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1 × 10⁻⁷। ठीक है, अब देखो -7 आगे आ जाएगा तो हो गया 7 log10 और 10। ठीक है, और log10 का मान कितना होता है, 1। तो यहाँ log10 का मान रखते हैं। ठीक है, log10 का मान 1 हो गया, और 1 से गुणा होने पर हमारे पास पीएच कितनी आ गई, 7। इस प्रकार से हम पीएच को गणना कर सकते हैं। पीएच स्केल के बाद हम चलते हैं दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। और सबसे पहले हम पढ़ते हैं पेट की अम्लता को दूर करने में, पेट की अम्लता को दूर करने में। अब देखो क्या होता है, हमारा आमाशय क्या होता है, एचसीएल स्रावित करता है। आमाशय क्या करता है, स्रावित एचसीएल, यानी जठर रस जो होता है आमाशय जो स्राव, उसमें होता है एचसीएल। ठीक है, और एचसीएल क्या है, अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है, और ज्यादा मात्रा में जब आमाशय में अम्ल स्रावित होता है तो क्या होता है, जलन उत्पन्न होने लग जाती है। ठीक है, जलन उत्पन्न होती है तो दर्द होने लग जाता है। तो उसको शांत करने के लिए क्या किया जाता है, जब हमने पढ़ रखा है कि कोई भी अम्ल अपने गुण कब होता है, जब हम क्षार मिला देते हैं। क्षार क्या कर देता है, अम्लों के गुणों को उदासीन कर देता है। ठीक है, तो वही प्रयोग हम यहाँ पर करते हैं कि पेट में HCl है, अम्ल है, और उसके गुणों को शांत करना है या उदासीन करना है, तो हम क्या कर ले सकते हैं, बाहर से दुर्बल क्षार ले सकते हैं। तो दुर्बल क्षार के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, पेट की अम्लता को उदासीन कर सकते हैं और दर्द या जलन को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो दुर्बल क्षार के रूप में हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पर दुर्बल क्षार के रूप में हम लेते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं यहाँ पर, जो एक दुर्बल क्षार है, और पेट में जाकर इस अम्ल को क्या कर देगा, उदासीन कर देगा और जलन समाप्त कर देगा। इस कारण हम इसको क्या बोलते हैं, एंट एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एंट एसिड। एंट एसिड का मतलब जो अम्ल के विरुद्ध कार्य करता है। तो अम्ल के विरुद्ध कौन कार्य कर रहा है, यहाँ पर मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अम्ल के विरुद्ध कार्य कर रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं, दंत क्षय को रोकने, सामान्यतः जब हम भोजन से पहले की बात है, मुख्य पीएच कितनी होती है, मुख्य पीएच होती है 6.5 के लगभग। ठीक है, खाना खाने से पहले, और जब खाना खा लेते हैं उस समय उसकी पीएच हो जाती है 5.5 से कम। ऐसा क्यों हुआ कि खाना खाने से पहले तो पीएच ज्यादा थी, खाना खाने के बाद पीएच कम होगी, ऐसा क्यों हुआ। हम खाना खाते हैं तो भोजन के कण हमारे दांतों के मध्य रह जाते हैं। उन दांतों के मध्य उपस्थित भोजन को जीवाणु क्या करते हैं, जो हमारे मुख में उपस्थित होते हैं, वो इनका अपघटन करते हैं, भोजन का अपघटन करते हैं, जिससे क्या उत्पन्न होता है, अम्ल उत्पन्न होता है। इस कारण से हमारे क्या होती है, पीएच खाना खाने के बाद कम हो जाती है। ठीक है, अब देखो यही अम्ल क्या करता है, दांतों को नुकसान पहुंचाता है, यानी दांतों की जो इनेमल है उसको नष्ट कर देता है। इनेमल को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। अम्ल द्वारा दांतों की इनेमल को नष्ट करना ही क्या कहलाता है, दंत क्षय कहलाता है। ठीक है, अब तो इनेमल जो होती है वो बनी होती है कैल्शियम फास्फेट की, कैल्शियम फास्फेट, इसका सूत्र हो गया Ca3PO4। ठीक है,
कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है और इनेमल हमारे शरीर की सबसे मजबूत भाग होता है जो किसी भी प्रभाव से नष्ट नहीं होता, मगर हमारे मुख में उपस्थित अम्ल इस इनेमल को नष्ट कर सकता है, इतना शक्तिशाली होता है। अब हमें क्या करना है, इस इनेमल को बचाना है। कौन से अम्ल से? मुख में जो उपस्थित है उस अम्ल से हमें इनेमल को बचाना है। अब कैसे बचा सकते हैं? देखो, अम्ल के प्रभाव को हम क्या कर सकते हैं? उदासीन कर सकते हैं, जिससे क्या हो जाएगी, हमारी इनेमल परत या दांत क्षय होने से बच सकते हैं। अब हम लोग उदासीन कैसे करेंगे? कोई भी दुर्बल क्षार का उपयोग करके। तो हमारा जो टूथपेस्ट होता है वो दुर्बल क्षार की प्रकृति का होता है। जो हमारा टूथपेस्ट होता है वो दुर्बल क्षार की प्रकृति का होता है। तो हम खाना खाने के बाद हमें क्या करना चाहिए? टूथब्रश करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि वह क्षारीय प्रकृति का होता है और खाना खाने के बाद उत्पन्न अम्ल को वह क्या कर देता? उदासीन कर देता और हमारा दंत से हम बच जाते हैं। अगला टॉपिक है अम्लीय वर्षा। अब देखो क्या होता है, सामान्य जो वर्षा होती है उसका pH 2 से क्या होता है? 7 होता है, ठीक है। मगर कई वातावरणीय प्रदूषकों के कारण क्या होती है, उस जल की pH क्या हो जाती है? 5.6 से कम हो जाती है, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? प्रदूषण कारकों ने pH को कम क्यों किया, उसको देखते हैं। सबसे पहले देखो, वातावरण में उपस्थित होती है CO2 और वर्षा जल के साथ ये CO2 क्या कर लेती है? रिएक्शन करती है और क्या बनाती है? कार्बोनिक अम्ल बना लेती है। और यही कार्बोनिक अम्ल क्या करता है? जल में घुलता है और उसके pH को क्या कर देता है? कम कर देता है, ठीक है। और उसी को बोलते हैं हम अम्लीय वर्षा, ठीक है। जो वर्षा होगी उसकी pH क्या होगी? 5.6 से कम हो जाती है, इस कारण हम उसके बाद बोलते हैं अम्लीय वर्षा बोलते हैं। आया समझ? सामान्यतः pH 7 के आसपास होती है और मगर प्रदूषण कारकों के कारण उत्पन्न अम्ल क्या कर देते हैं? उस वर्षा जल की pH को क्या कर देती है? 5.6 से कम कर देते हैं, जिससे जो वर्षा होती है वो कहलाती है अम्लीय वर्षा कहलाती है। इसी प्रकार अभी तो हमने कार्बनिक अम्ल देखा। वातावरणीय प्रदूषक CO2 के अलावा और भी हो सकते हैं, जैसे हम बात करें SO2 जो वाहनों से निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी क्या करता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में और जल की उपस्थिति में क्या बना लेता है? H2SO4 बना लेता है, ठीक है। ऐसे ही वातावरणीय प्रदूषण कारक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी होता है, वो भी ऑक्सीजन और जल के साथ, ये जल कहां से है? वर्षा जल के साथ क्या करता है? रिएक्शन करके HNO3 नाइट्रिक अम्ल बना लेता है, ठीक है। और ये भी क्या होते हैं? अम्ल है, और ये अम्ल भी क्या होते हैं? वर्षा जल में घुल जाते हैं और उसके pH को कम कर देते हैं, इस कारण वह वर्षा क्या कहलाती है? अम्लीय वर्षा कहलाती है। ये तो ये बात अम्लीय वर्षा क्या होती है। अम्लीय वर्षा के कई दुष्प्रभाव है कि ये क्या करते हैं, जब अम्लीय वर्षा होती है तो ये पानी बहकर नदियों में, तालाबों में जाता है तो वहां की pH को क्या कर देता है? कम कर देता है। जैसे वहां के तालाब या पानी की pH कम होगी तो वहां पर रहने वाले जलीय जीवों के लिए जीवन का खतरा हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार ये अम्लीय वर्षा जब किसी संगमरमर युक्त दीवारों पर गिरती है तो वहां पर ये रिएक्शन कर देता है और उन्हें नष्ट कर देता है। कैसे? देखो, संगमरमर का सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट और अम्लीय वर्षा में उपस्थित होता है H2SO4, ठीक है। ये वाला ये रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? देखो, कैल्शियम सल्फेट बन जाता है और जल बाहर निकल जाता है और CO2 बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से देखो, कैल्शियम कार्बोनेट का क्षय हो गया, नष्ट हो गया, किसके कारण? अम्लीय वर्षा के कारण, ठीक है। तो हमें अम्लीय वर्षा ना हो तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए करना चाहिए कि हमें प्रदूषक को रोकना चाहिए। अगला है कीटों के डंक से आत्मरक्षा में। कीट जब त्वचा पर डंक मारते तो क्या कर देते हैं? फॉर्मिक अम्ल या मेथिओनिक अम्ल छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी त्वचा में जलन प्रारंभ होने लग जाती है। अब उस जलन को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम दुर्बल क्षार का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि जो डंक है वो अम्ल है, तो दुर्बल क्षार का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं? उस अम्ल की प्रभाविता को उदासीन कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग करते हैं, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट एक दुर्बल लवण है, दुर्बल क्षार लवण है।
जिससे वो जलन कम हो जाती है। इसके बाद देखें, पांचवा है हमारे पास मृदा की पीएच में। जब फसल बोई जाती है तो उस समय हम क्या करते हैं कि मृदा की पीएच जांच करते हैं ताकि फसल का उत्पादन क्या हो सके, बढ़ सके। तो उपयुक्त पीएच वाली ही मृदा क्या करती है, अच्छी फसल देती है। तो हमें क्या करना चाहिए, किसी फसल को उगाने से पहले मृदा का पीएच टेस्ट करवाना चाहिए। ठीक है, अगर मृदा की पीएच क्या है, कम है, तो हम उपयुक्त उर्वरक मिलाकर उसकी पीएच को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आवश्यकता अनुसार हम क्या करते हैं, फसल अनुसार उपयुक्त पीएच निर्धारित करके फसल उत्पादन करना चाहिए। सामान्यतः क्या होता है, जब अम्लीय वर्षा होती है तो अम्लीय वर्षा के कारण मृदा की पीएच क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे उत्पादन में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए, उपयुक्त क्षारीय पदार्थ का छिड़काव करके हम क्या कर सकते हैं, मृदा की पीएच को बढ़ा सकते हैं।